ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो एक पूरे कोऑर्डिनेट में फैला हुआ है। साथ ही ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। इस देश की कुल जनसंख्या 2.6 करोड़ है। यह देश आकार में भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 2.6 करोड़ ही है और इनमें से भी मात्र 4% ही यहाँ के मूल आदिवासी हैं। बाकी के सभी लोग श्वेत हैं। आखिर इस देश की जनसंख्या इतनी कम क्यों है? जब ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया की खोज के बाद इसे अपनी कॉलोनी बनाने यहाँ आए तो वे अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आए, जैसे कि मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स आदि। ये बीमारियां यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नई थी और उनमें इससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी न के बराबर थी। इससे लाखों लोगों की मौत होने लगी। ब्रिटिशर्स के पास इलाज और वैक्सीन होने के बावजूद उन्होंने यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा वे यहाँ के लोगों से गुलामों की तरह काम करवाते और उनका शोषण करते थे। और जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ के लोगों को बड़ी मात्रा में यूरोप अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया, जहाँ से बहुत कम ही लोग जिंदा वापस आ पाए। इससे भी यहाँ की जनसंख्या में बड़ी गिरावट आई। अब बात करते हैं इस देश की जियोग्राफी की। तो ऑस्ट्रेलिया का अंदरूनी हिस्सा, जिसे आउटबैक कहा जाता है, वो ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। बारिश बहुत कम होती है, कई जगहों पर साल भर में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर। जमीन बंजर है, पानी के स्रोत कम है और हरियाली तो जैसे गायब ही है। यहाँ खेती करने के लिए जरूरी नदियाँ, उपजाऊ मिट्टी और मौसम, इनकी भारी कमी है। और जब आप जीवन जीने की बुनियादी साधन नहीं दे सकते तो वहाँ कोई क्यों बसेगा? और जब 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया में आए तो उन्होंने समुद्र के किनारे अपनी बस्तियां बसाई। वजह साफ थी, व्यापार के लिए बंदरगाह चाहिए था और समुद्री रास्तों से चीजें मंगाना आसान था। उस समय की तकनीक और संसाधन के साथ अंदरूनी हिस्सों में बसना असंभव था। ब्रिटिशर्स ने उन्हीं जगहों को प्राथमिकता दी जहां पानी, खाना और व्यापार की सुविधा थी और वही रिवाज आज भी चलता आ रहा है। आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी हिस्सों में सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं बहुत कम है। यहाँ रहना मतलब खुद को दुनिया से अलग थलग कर लेना। इन इलाकों में सफर करना भी मुश्किल है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में घंटों, यहाँ तक कि कई दिन लग जाते हैं। इन सभी कारणों से लोग तटीय शहरों में ही रहना पसंद करते हैं, जहाँ काम, शिक्षा और जीवन की सहूलियतें हैं। तो क्या अब यह जमीन बिल्कुल बेकार है? जवाब है नहीं, ये जमीन पूरी तरह बेकार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक खनिजों से भरा हुआ है। यहाँ सोना, लोहा, यूरेनियम जैसे खनिज निकाले जाते हैं। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खानें इन्हीं वीरान क्षेत्रों में है। इसके अलावा इन इलाकों में पशुपालन भी होता है। बड़े बड़े कैटल स्टेशन यानी हजारों एकड़ के फार्म होते हैं। कुछ जगहों पर अब सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भी लगाए जा रहे हैं और सरकारें भी कोशिश करती हैं कि लोग इन खाली इलाकों की ओर जाएं। कुछ जगहों पर सब्सिडी, टैक्स में छूट और सरकारी मदद भी दी जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इन ऑफर्स को भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके लिए परिवार, करियर और स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों है। ये भूगोल, जलवायु, इतिहास और आधुनिक जरूरतों का मिश्रण है। दुनिया में बहुत सी जगह है जो बड़ी तो है लेकिन रहने के काबिल नहीं है और ऑस्ट्रेलिया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ब्लैक सी एशिया और यूरोप के बीच मौजूद एक छोटा सा समुद्र का टुकड़ा है जो दिखने में एक झील की तरह है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से दुनिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। ब्लैक सी इसके आसपास मौजूद देशों की लाइफलाइन कहा जाता है और रशिया के लिए तो यह एक ऐसा हथियार है जो उसे पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा करता है और उसका सबसे बड़ा पावर सोर्स है। ब्लैक सी 6 देशों से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में रशिया और यूक्रेन है, ईस्ट में जॉर्जिया, साउथ में टर्की और वेस्ट में रोमानिया और बुल्गारिया है। और इन सारी कंट्रीज का ट्रेड इसी समुद्र के ऊपर डिपेंड करता है।
ब्लैक सी 700 मीटर चौड़े फास्फोरस स्ट्रेट के थ्रू मरमरा सी और फिर टार्डनल स्ट्रेट के थ्रू मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है, यानी बाकी की दुनिया से कनेक्ट करता है और यहीं से होकर इन देशों के सारे शिप्स दुनिया भर में जाते हैं। क्योंकि ये दोनों चेक पॉइंट टर्की के कंट्रोल में है और बाकी की दुनिया से कनेक्ट करने का यह एकमात्र जरिया है और इसीलिए इस रीजन में टर्की की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लैक सी से जुड़े हुए ये 6 कंट्रीज अपने अपने मतलब के लिए इस समुद्र के ऊपर डिपेंड करते हैं। यूक्रेन अपने ओडेसा पोर्ट के जरिए बाकी दुनिया को अनाज एक्सपोर्ट करता है और रशिया की बात करें तो ब्लैक सी उसके लिए ट्रेड, एनर्जी और मिलिट्री पावर की लाइफलाइन है। 19th सेंचुरी में बनने वाला नोवोरोसिस्क पोर्ट रशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। इसी के जरिए रशिया पूरी दुनिया को ऑयल और व्हीट की सप्लाई करता है और सेवस्तोपोल पोर्ट रशिया की नेवल फोर्सेस का हब है। इन दोनों पोर्ट का फायदा यह है कि ये रशिया के आर्कटिक पोर्ट्स के मुकाबले पूरा साल काम करते हैं क्योंकि यहाँ बर्फ नहीं होती। बात करें हिस्ट्री की तो प्राचीन समय में यह क्षेत्र ग्रीक सभ्यता का व्यापारिक केंद्र रहा और यहीं से रोमन साम्राज्य ने व्यापार, संस्कृति और अपनी शक्ति को फैलाया था। और फिर आया बाइजेंटीन और ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन्स ने लगभग 400 साल तक इस समुद्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और इसे मुस्लिम दुनिया और यूरोप के बीच की सीमा रेखा बना दिया। लेकिन 18वीं सदी में रशियन एम्पायर का उदय हुआ और रूस के चोरों का सपना था एक ऐसा बंदरगाह जो पूरे साल बर्फ से मुक्त रहे और ब्लैक सी उसी सपने की कुंजी था। 1783 में रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया और सेवस्तोपोल पोर्ट पर अपनी सबसे ताकतवर सेना ब्लैक सी फ्लीट को तैनात किया। इसके बाद ब्लैक सी रशियन सैन्य और सामरिक रणनीति का केंद्र बन गया और फिर 20वीं सदी में सोवियत यूनियन बना और ब्लैक सी सोवियत नौसेना का गढ़ बन गया। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हुआ और क्रीमिया यूक्रेन के पास चला गया। लेकिन 2014 में इतिहास ने खुद को फिर दोहराया और रशिया ने क्रीमिया पर दोबारा कब्जा कर लिया। यहाँ मौजूद सेवस्तोपोल नेवल बेस से रशिया अपने सैन्य जहाजों को मेडिटेरियन सी, रेड सी और यहाँ तक कि इंडियन ओशियन तक भेज सकता है। दूसरी ओर नाटो यानी अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी इस क्षेत्र को रशिया के प्रभाव से बचाना चाहते हैं। टर्की, रोमानिया और बुल्गारिया ये तीनों कंट्रीज नाटो के मेंबर हैं, जिनकी सीमाएं सीधे ब्लैक सी से लगती हैं। हर साल नाटो और उसके सहयोगी इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे कि सी ब्रिज ऑपरेशन, जिसमें कई देश मिलकर रसिया को घेरने की कोशिश करते हैं। रसिया इसे सीधे उकसावे के रूप में देखता है और जवाब में अपनी नौसेना और एयरफोर्स की मौजूदगी को बढ़ा देता है। ब्लैक सी रसिया के तेल और गैस निर्यात का मुख्य रास्ता है। अगर नाटो ने यहाँ से रसिया की पकड़ को कमजोर कर दी तो रसिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन रसिया सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी से भी खेल रहा है। वो टर्की के साथ अलग से संबंध बनाए रखता है और अपनी एनर्जी सप्लाई के जरिए यूरोप की नब्ज पकड़ लेता है। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध ने इस टकराव को और भी खतरनाक बना दिया है। आज की तारीख में ब्लैक सी शांति और युद्ध के बीच झूलता एक मैदान बन चुका है। यह सिर्फ जल का टुकड़ा नहीं बल्कि भू राजनीतिक शतरंज की भी साथ ही, जहाँ हर चाल सोच समझ कर चली जाती है।